सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 3 सेनापति। पद है दूसरा, दिनांक 29/8/2020। पूर्व कालांश में हमने सेनापति द्वारा रचित प्रथम पद का अध्ययन किया था, जिसमें ऋतुओं के राजा बसंत का वर्णन किया गया था। इसके अंतर्गत वनों, उपवनों, वृक्षों व फूलों को राजा बसंत की चतुरंगिणी सेना की उपमा दी गई थी। और आज हम पढ़ेंगे सेनापति द्वारा रचित द्वितीय पद, जिसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु को अपनी कल्पना के माध्यम से वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। अर्थात कवि ने अपने इस पद में ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का अर्थ भी प्रकट किया है। तो अपना दूसरा पद इस प्रकार है, देखे छिति अंबर जले हैं चारी और छोर, तीन तरबर सभी कौन रूप हरियो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, श्री घन छाए चाही बोई चित धरियो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई की ज्यो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। तो पहले अपन इस पद के काठिन्य निवारण देखते हैं। काठिन्य निवारण में प्रथम है क्षिति, जिसका अर्थ होगा पृथ्वी, जले हैं जल अथवा जल रहे हैं, तिन यानी कि घास, तरबर तरुवर या वृक्ष, हरियो है। हरियो है से दो अर्थ लेने हैं आपको। प्रथम अर्थ रहेगा हरा रंग और दूसरा रहेगा हर लिया है, अर्थात सुखा देना, हरण कर लेना, किसी वस्तु का हरण कर लेना। झर यानी वर्षा की झड़ी, भादव भादो का महीना, और दूसरे अर्थ में है दावानल, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं। जलद जली हुई, और इसका भी दूसरा अर्थ रहेगा तपती वायु, यानी कि जली हुई या तपती वायु, अर्थात बादल और शीतल पवन, दो अर्थ रहेंगे इसके भी। सेक गर्म सेकाई अथवा सुखदायी स्पर्श, आपको पता है कभी हमारे चोट इत्यादि लग जाती है तो हम भी गर्म वस्तु से उस जगह पे सेकाई करते हैं, यानी कि अपने शरीर के उस भाग पे गर्म वस्तु से या किसी भी गर्म कपड़े से सिकाई करते हैं। वैसे गर्म सेकाई, और दूसरे अर्थ में रहेगा सुखदायी स्पर्श, दारुण यानी कष्टदायी अथवा काठ की, तरनी नाव या सूर्य, तरे नीचे, सिरी यानी ठंडा, घन छाया बादलों की छाया, चाही बोई चारों ओर अथवा चाहना ही, ग्रीष्म गर्मी की ऋतु, विषम भयानक, सम समान। संदर्भ तथा प्रसंग, इस पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर से अवतरित है, और इसके अंतर्गत सेनापति ने भयंकर ग्रीष्म ऋतु को अपनी काव्य कल्पना से वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात इन्होंने अपने इस पद्यांश में श्लेष अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि प्रत्येक पंक्ति में कवि ने ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ वर्षा ऋतु का भी अर्थ प्रकट किया है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का अर्थ तो निकलता ही है, उसके साथ साथ वर्षा ऋतु का अर्थ भी निकलेगा। तो सभी भैया बहन भावार्थ को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। अब अपनी रहेगी व्याख्या। व्याख्या में प्रथम पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, अर्थात कवि ने इस पंक्ति का ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में, पहले अपन ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में कवि ने क्या कहा है उसका अध्ययन करेंगे, फिर करेंगे वर्षा ऋतु के अर्थ में। तो ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में क्या अर्थार्थ बताया कवि ने? कवि के अनुसार भयंकर गर्मी के कारण सारी पृथ्वी और आकाश गर्म हो चुके हैं। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, छिति यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले हैं, जले का मतलब
जल रहे हैं, यानी कि गर्मी के कारण तप रहे हैं। तो चारों ओर क्या है, गर्मी फैली हुई है, जिसके कारण पृथ्वी आकाश गर्म हो चुके हैं। और तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है, और इस गर्मी के कारण घास और वृक्ष भी झुलसा गए हैं, अर्थात झुलस कर नष्ट हो गए हैं। फिर बताया महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। तो यहाँ पे बताया है, पहले अपन वापस पुनः देखते ऊपर, घास और वृक्ष झुलसा गए हैं। किस प्रकार? क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी प्रचंड हैं कि शरीर को अग्नि की तरह पीड़ित कर रही है, और सूर्य से जो किरणें निकल रही है अर्थात धूप के कारण पूरा शरीर जल रहा है। चारों ओर वन में लगी आग के कारण प्रकाश फैलता जा रहा है। पंक्ति अपन ने पढ़ी है, दारुण दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। अब आपको पता है चारों ओर धूप के कारण शरीर जल रहा है, चारों ओर वन में आग लगी हुई है। अब इसके कारण वायु भी कैसी हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, और गर्म वायु से मनुष्य के शरीर की सेकाई हो रही है। मतलब ये जो पंक्ति आई है, जलद पवन तन सेक मानो परियो है, अर्थात गर्म वायु के चलने से मनुष्य के शरीर की सिकाई हो रही है, यानी सेक हो रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, और ऐसी गर्म गर्म जब हवाएं चल रही है तो सभी लोगों को किसमें आनंद आ रहा है, सभी लोगों को अब नदियों में स्नान आदि करके ही सुख प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भयंकर जब गर्मी पड़ती है तो हमें भी क्या वस्तु प्यारी लगती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल अच्छा लगता है, बार बार स्नान इत्यादि करना। तो सभी लोग भयंकर गर्मी से पीड़ित हैं और सभी नदियों में स्नान करके सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, सिरी घन छा चाही बोई चित दरियो है, और बादलों की ठंडी छाया पानी ही सभी के मन को प्रसन्न कर रहे हैं। और बताया गया है, कवि सेनापति क्या कह रहे हैं अंत में, और श्री घन छाया चाही बोई चित धरियो है से अर्थ यही लेना है कि चारों ओर जो ये हवाएं चल रही है गर्म गर्म, इस गर्म हवा से मनुष्य नदी में स्नान इत्यादि करके ही आनंद की प्राप्ति कर रहा है। और अंत में कवि सेनापति कहते, देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विस्म वर्षा की सम करियो है, अर्थात कवि सेनापति अपनी कविता रचने की चतुराई को सभी कविता प्रेमी से कहते हैं कि ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि उन्होंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु को अपनी काव्य कुशलता से वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। अब अपन ने ग्रीष्म ऋतु के वर्णन में देखा कि चारों ओर भयंकर गर्मी है, सभी लोग जल रहे हैं, पेड़ पौधे भी झुलस गए, नष्ट हो चुके हैं। और इसमें मनुष्य को सुख की प्राप्ति कब हो रही है, जब वो गर्म हवा से खुद झुलस चुका है, तब उसको नदी इत्यादि में स्नान करने पर ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। अब इसी अर्थ को अपन देखेंगे वर्षा ऋतु के पक्ष में। देखना, देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। वर्षा ऋतु के कारण छिति धरती और अंबर यानी आकाश चारों ओर जल ही जल से भर चुके हैं, अर्थात पृथ्वी और आकाश में चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो है। तो उस ऊपर वाले अर्थ में यानी ग्रीष्म ऋतु में अपन ने देखा था कि पेड़ पौधों का रूप हरण कर लिया है, और इसमें देखेंगे कि चारों ओर जल ही जल है, जिसके कारण घास और पेड़ पौधों का रंग भी हरा हो गया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और ये सब वर्षा की महाजर अर्थात भारी झड़ी लगने के कारण ही हुआ है। क्योंकि महीना कौन सा है, भादों का महीना, और सावन और भादो मतलब भादवे का महीना वर्षा ऋतु का महीना ही माना जाता है, जिसमें आसमान में बिजलियां भी चमकती रहती हैं। तो भादों के महीने में जिस प्रकार आसमान में बिजलियां चमकती हैं वैसा प्रकाश होता जा रहा है। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था कि जैसे जंगल में आग लग जाती है उसका प्रकाश हो रहा था, वैसे यहाँ पे भाद्रपद मास में जो बिजलियां चमक रही है उनका प्रकाश हो रहा है। आगे हैं,
आगे क्या बताया, और बादलों को छूने से हवाएं चल रही है, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। बादलों में बिजलियां चमक रही है, बादल छाए हुए हैं और अब हवाएं भी चल रही हैं। तो आपको पता है वहाँ सूर्य के वेग से गर्म गर्म हवाएं चल रही थी और यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो हवा भी कैसी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो ठंडेपन से शरीर को परम सुख की प्राप्ति हो रही है। वहाँ गर्म हवाओं से शरीर की सेकाई हो रही थी और यहाँ ठंडी हवाएं शरीर को आनंद दे रही है। आगे बताया, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, सब श्री घन छा चाई बोई चित धरियो हैं। सभी लोग काठ की नाव से नदियों को पार करके आनंदित हो रहे हैं और बादलों की शीतल छाया में रहना चाहते हैं। और अंततः कवि सेनापति अपनी कविता की बड़ाई अर्थात प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी चतुराई से भीषण ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु का रूप दे दिया है। अब इस पद्यांश में अपना जो विशेष है, मैंने सबसे पहले परिचय में भी आपको बताया है, कवि सेनापति ने अपने पद्यांश में श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया है। तो श्लेष अलंकार के प्रयोग से कवि ने अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। श्लेष अलंकार और चमत्कार शैली का प्रयोग किया गया है। चमत्कार शैली अर्थात कवि ने अपने पद्यांश में द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि एक ही पंक्ति दो अर्थों में प्रकट हुई है। जैसे पुनः बताती हूँ, देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में देखें तो पृथ्वी और आकाश सूर्य के वेग से चारों ओर जल रहे हैं, अर्थात गर्म हो रहे हैं। और वर्षा ऋतु में देखें तो वर्षा ऋतु के आगमन पर पृथ्वी और आकाश चारों ओर जल से लबालब भर चुके हैं। तो यही है कि उन्होंने द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। आज का गृह कार्य भैया बहनों के लिए, कवि ने अपनी चतुराई से ग्रीष्म ऋतु को किस ऋतु के समान बताया है। प्रश्न संख्या 2, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है। और प्रश्न संख्या 3, पद्यांश के अंतर्गत आए भादव शब्द के दो अलग अलग अर्थ कौन से बताए गए हैं, लिखिए। सभी भैया बहन अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में पद्यांश का भावार्थ कक्षा कार्य में करेंगे और जो मैंने अंतिम प्रश्नोत्तर आपको दिए वो आप गृह कार्य में करेंगे। धन्यवाद।